उसके बाद देखिए बात करेंगे यहां पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर कुछ इस तरीके से है कि ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। आपके सामने यहां पर एक टीवी का टावर है, वो क्या है, मतलब वो खड़ा हुआ है एक कैनल के बैंक में, मतलब एक कैनल के किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, मतलब आपके सामने वो जो किनारा है उसके दूसरी तरफ वाले पार्ट से डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. कहानी समझिएगा। आपके पास एक कैनल है, कैनल के बैंक के मतलब कैनल के एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। उस बैंक के अपोजिट साइड में, मतलब उस किनारे के अपोजिट साइड में अगर आप देखते हैं, दूसरी तरफ जाकर अगर आप देखते हैं तो वहां से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप का वो 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट, फिर किसी और पॉइंट से, वो पॉइंट कौन सा है, 20 मीटर अवे, वो पॉइंट 20 मीटर दूर है फ्रॉम दिस पॉइंट, उसी पॉइंट से। ऑन द लाइन, मतलब उसी लाइन पर 20 मीटर दूर, ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कहानी समझिएगा। मान लीजिए आपके पास यहां पर ये एक कैनल है, मैं इस तरीके से डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए यहां पर ये एक कैनल है। अब इस कैनल पे मान लीजिए मैं इस वाले पॉइंट पर अभी खड़ा हुआ हूं, मतलब इस वाले पॉइंट पर जो है वो टीवी टावर रखा हुआ है। तो उसका डायग्राम मैं यहां पर बना देता हूं। मान लीजिए ये यहां पर एक टीवी का टावर है जो कि कैनल के किसी एक तरफ रखा हुआ है। ये आपको समझ आया। अब इस कैनल पे जब आप आगे की तरफ जाते हैं, मतलब उसके अपोजिट साइड में जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहां पर कैनल है, ठीक है, ये यहां पर मान लीजिए कैनल है। अब कैनल के इस साइड में टीवी टावर है तो आपको उसके अपोजिट साइड में जाना है। अगर ये यहां पर कैनल है तो कैनल के इस साइड में अगर टीवी टावर है तो आपको उस साइड में जाना है। कहानी समझ आई? जैसे मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये यहां पर कैनल है, कैनल के इस तरफ, कैनल के इस तरफ यहां पर कोई टीवी टावर खड़ा हुआ है। ये डस्टर मान लीजिए टीवी का टावर है, और ये जो यहां पर बॉक्स है मान लीजिए ये कैनल है। तो कैनल के इस तरफ यहां पर टीवी का टावर होगा। कहानी समझ आ रही है ना? कैनल के इस तरफ यहां पर टीवी का टावर होगा, आप डस्टर को देख सकते हैं। तो आपका वो जो पॉइंट है, वो जिस पॉइंट से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा है, वो कैनल के अपोजिट साइड में है। मतलब अगर एक तरफ टीवी का टावर है तो उसके अपोजिट साइड में आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जहां वो पॉइंट्स की बात कर रहा है। क्लियर है आपका? ये कैनल था, कैनल के इस साइड में मान लीजिए यहां पर टीवी का टावर है, तो टीवी के टावर के अपोजिट साइड में आपको वो पॉइंट मिलेंगे जिस पॉइंट्स की वो बात कर रहा है। तो वो पॉइंट यहां कहीं रखे होंगे। क्लियर है? तो वैसे ही मैंने क्या करा, मान लीजिए मैंने यहां पर ये कैनल बनाया कि यहां पर कोई कैनल है, और इसके कैनल के अपोजिट साइड में, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं यहां इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो कैनल के अपोजिट साइड में इस पॉइंट पर जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो एक काम करते हैं, पॉइंट ज्यादा दूर हो जाएगा तो मैं उस पॉइंट को यहां कहीं लेता हूं। ये आपके पास कैनल होगा, ये टीवी का टावर है, तो टीवी के टावर के अपोजिट साइड में कैनल के उस तरफ आपके सामने यहां कहीं पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पे जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है। वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है। अब अगर आप उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आगे की तरफ जाते हैं, कितना आगे जाते हैं, 20 मीटर। क्वेश्चन वाले ने भी कहा हुआ है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, मतलब अब आपको किसी दूसरे पॉइंट पर आ जाना है। वो वाला पॉइंट 20 मीटर दूर है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस वाले पॉइंट से 20 मीटर दूर जाना है। तो आपका जो यहां पर अब किस तरफ जाना है, तो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पे जो भी लाइन है उसी लाइन पर हमें 20 मीटर और आगे जाना है। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा टावर का वो 30 डिग्री आ जाएगा।
मतलब इस लाइन पर आपको आगे की तरफ जाना है। तो कहानी में एक छोटा सा पॉइंट आता है कि आप यहां से उधर भी जा सकते हो, आप यहां से इधर भी जा सकते हो। तो हम किधर जाएंगे वो चीज डिपेंड करेगा कि हमारा एंगल इंक्रीज हुआ या हमारा एंगल डिक्रीज हुआ। पहले हमारा एंगल यहां पर 60 डिग्री था, पहले हमारा एंगल यहां पर 60 डिग्री था, लेकिन 20 मीटर दूर जाने के बाद हमारा एंगल 30 डिग्री हो गया। तो जब एंगल डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज होने का मतलब आप उस टावर से और दूर चले गए, आप उस पॉइंट से और दूर चले गए। क्योंकि क्योंकि मान लीजिए यहां टावर है, यहां पर वो पॉइंट था जहां 60 बन रहा था। अगर आप इसके पास में जाते हैं, टावर के पास में जाते हैं, तो आपका एंगल इंक्रीज हो सकता है। वो 75 हो सकता है, वो 85 हो सकता है, वो पूरा होने पर 90 हो सकता है। लेकिन आप जितनी दूर जाते चले जाएंगे आपका एंगल उतना ही डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अब हमें 20 मीटर और दूर जाना है और दूर जाने के बाद 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहां से 20 मीटर जब आप दूर जाएंगे तो आप मान लीजिए यहां पर पहुंच चुके हैं 20 मीटर दूर। 20 मीटर दूर आने के बाद आप यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर जो आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, वो यहां पर 30 डिग्री का है। यहां पर आने के बाद आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो कहानी समझ आई। आपके पास एक टावर था, ये टावर किसी कैनल पे एक किनारे बना हुआ है। इसी टावर के अपोजिट साइड में, मतलब कैनल के उस तरफ, तो यहां पर मान लीजिए कैनल है पूरा यहां पे, तो कैनल के इस तरफ अपोजिट साइड में आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा था। आपको 20 मीटर और दूर जाना है और दूर जाने के बाद एंगल को 30 डिग्री का बनाना है। तो एंगल हमारा कम हो गया, इसका मतलब मैं टीवी टावर से और दूर गया होऊंगा। तो और दूर जाने का मतलब मेरा एंगल अब यहां पहुंच गया 30 डिग्री। ये डिस्टेंस मेरे पास 20 मीटर आ गई। ये जो 20 मीटर की डिस्टेंस है वो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की है। बाकी मुझे ना ही ये वाली डिस्टेंस पता है और ना ही मुझे ये वाली हाइट पता है। क्वेश्चन में निकालना क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। आपको क्या करना है, टावर की हाइट भी निकालनी है, और क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक कैनल है, क्योंकि सोचो ना, अगर यहां से यहां तक कैनल होगा तभी तो यहां पे टावर खड़ा है और कैनल के दूसरी तरफ आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो आपको एक तो उसकी हाइट निकालनी है और एक यहां पर कैनल की लेंथ निकालनी है। तो चलिए दोनों चीज को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले करने से पहले इसका नाम देना शुरू करते हैं। मान लीजिए इसका नाम दिया यहां पर ए, इसका बी, इसका सी और इसका यहां पर डी। अब आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यहां पर हर उन ट्रायंगल को पकड़ना है जिन ट्रायंगल्स के अंदर मुझे एंगल्स पता है। जैसे ध्यान से देखिए, सबसे पहले मुझे यहां पर इस डायग्राम में टोटल कितने एंगल्स दिख रहे हैं, दो टाइप के एंगल्स दिख रहे हैं। एक तो 60 डिग्री वाला दिख रहा है और एक यहां पर 30 डिग्री वाला दिख रहा है। तो मैं दोनों के दोनों एंगल्स की हेल्प लूंगा। सबसे पहले इसको पकड़ता हूं, इस 60 डिग्री वाले को। तो ये 60 डिग्री वाला जो आपका ट्रायंगल एंगल है वो किस ट्रायंगल में बन रहा है, तो एक तो यहां पर ये आपके सामने है लाइन, दूसरी लाइन ये है और अनदर लाइन आपके पास यहां पर ये वाली है। तो इसके अंदर आपका ये 60 डिग्री वाला एंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए, बी और सी। तो सबसे पहले मैं यहां पर काम करूंगा इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में सबसे पहले मैं यहां पर इसमें काम करूंगा। अच्छा, इसमें काम करने के लिए अगर यहां थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये वाली लाइन बेस होगी और ये वाली लाइन हाइपोटेनियस होगी, क्योंकि यहां 90 का एंगल बन रहा होगा। तो सबसे पहले मैं हाइपोटेनियस को पकड़ूं, परपेंडिकुलर को पकड़ूं, बेस को पकड़ूं। तो देखो, हमें इसको हाइट निकालना है, इसकी हाइट को निकालना है, इसका मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, और आगे चल के कैनल की लेंथ भी निकालना है, मतलब बेस भी निकालना है। तो एक तो हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ गई और अनदर टाइम्स हमें बेस की जरूरत पड़ गई। तो हम यहां पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पकड़ेंगे जिसके पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है। तो सोचो वो कौन सा फंक्शन है जिसके पास ये दोनों चीजें आती हैं।
वो फंक्शन है tan फंक्शन। कोट भी होता है, tan की आदत है, tan का यूज करते हैं। तो मैंने यहां पर पकड़ा कि जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। लेकिन थोड़ा सा सोचो, अगर मैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहता हूं तो थीटा कितना है एबीसी वाले में 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा यहां पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता, इसका नाम x दे देता हूं, सॉल्व करने में आसानी होगी। यहां से यहां तक की लेंथ पता है 20, लेकिन यहां से यहां तक की लेंथ नहीं पता, तो उसका नाम y दे देता हूं। सॉल्व करने में x y सब लिखने में आसानी होगा। तो इसका नाम x दिया, इतने से का नाम y दिया, इतना सा 20 हमें पता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह ये x आ जाएगा, अपॉन बेस की जगह ये वाला y आ जाएगा। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू x अपॉन में y, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बन जा x, और y की √3 में करोगे तो y √3। तो आपका फाइनल आ गया x इज इक्वल टू y √3। यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई। अब 60 डिग्री वाले एंगल का यूज हो गया, तो अब इस 30 डिग्री वाले को पकड़ो। जब आप 30 डिग्री वाले को पकड़ोगे तो देखो 30 डिग्री के लिए एक तो आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये इस टाइप का, लेकिन इसमें कोई यूज नहीं दिख रहा मुझे। आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए, डी बी और यहां पर ए। आप इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, यहां पर एंगल बन रहा है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड, मतलब ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, और आपको बताया है बेस जहां पर एंगल बनता है, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वहां से परपेंडिकुलर तक की लेंथ होती है। तो अगर आपका एंगल यहां बन रहा है तो यहां से लेकर ये पूरी की पूरी लेंथ आपके पास क्या होगी, ये पूरी की पूरी लेंथ बेस होगी। तो फिर से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों की जरूरत है, दोनों हमें पता भी है, तो इनका यूज करो। जैसे फिर से इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम बताओ, ए बी और यहां तक बड़ा मतलब पूरा बाहर तक डी, तो ट्रायंगल का नाम है यहां पर एबीडी। अब इस एबीडी वाले में मैं फिर से tan फंक्शन का यूज करूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा सोचो, यहां थीटा कितना है 30 डिग्री का, तो ये हो गया यहां पर tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना था 30 के सामने वाला, ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर कितना था x, डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा बेस का मतलब सिर्फ 20 नहीं है और सिर्फ y नहीं है, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा बेस है। जो बेस होता है वो हमेशा यहां पर एंगल वाले पॉइंट से लेकर परपेंडिकुलर तक की लेंथ होती है, तो वो लेंथ है आपके पास इतनी सी y और इतना सा 20, तो टोटल कितना हो गया y प्लस 20। तो आपके पास बेस की लेंथ है यहां पर y प्लस 20। अच्छा tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x अपॉन में y प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 20 की 1 में होगी तो y प्लस 20, और यहां पर x की √3 में होगी तो x √3। आपको दोनों ही निकालना था, आपको x भी निकालना है, आपको y भी निकालना है। तो सबसे पहले किसी की भी वैल्यू पुट करो, क्योंकि दोनों ही चाहिए। तो देखो x की वैल्यू कितनी है y √3, तो जहां जहां x मिलेगा उसकी जगह y √3 पुट कर दूं। इस वाली इक्वेशन में जहां जहां x मिलेगा उसकी जगह y √3 पुट कर दे, तो ये हो गया यहां पर y प्लस 20 एज इट इज। x मिल गया, x की जगह y √3 और पीछे से ये वाला √3 एज इट इज। तो y प्लस 20 इज इक्वल टू √3 की √3 में करोगे 3 आ जाएगा, और पीछे से y लिखा हुआ है, प्लस का y उधर जाके माइनस, तो 3y माइनस का y इज इक्वल टू यहां पर प्लस का 20 लिखा हुआ है। 3y में से y गया तो 2y इज इक्वल टू 20 आ गया, तो सॉल्व करने पर y की वैल्यू यहां पर 10 आ गई। अब y की वैल्यू 10 आ चुकी है, इसे उठाकर आप यहां पुट कर दो, आपके पास x आ जाएगा। तो x की वैल्यू थी y √3,
x की वैल्यू क्या थी, y अंडर रूट 3, और अभी अभी y कितना आया 10, तो 10 उठा के पुट कर दो तो x की वैल्यू आ गई 10 अंडर रूट 3। मतलब आपके पास जो उसकी हाइट है, जो टीवी टावर की हाइट है वो यहाँ पर 10 अंडर रूट 3 है, और जो आपके पास कैनल की लेंथ है वो यहाँ पर 10 मीटर है। 10 मीटर आपके पास कैनल की लेंथ है और टीवी टावर की हाइट यहाँ पर 10 अंडर रूट 3 है। तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आया? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। आपके पास एक बिल्डिंग है जहां पर बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, यहां पर 7 मीटर की है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। आपके पास एक केबल टावर है, आपने देखा होगा यहाँ पर शहर वगैरह में, गांव वगैरह में बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं जिनके ऊपर से बहुत मोटी क्या बोलते हैं उसको, हाई मतलब वोल्टेज की लाइनें जाती हैं, वो इस तरीके का है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग के ऊपर से 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हो, किस चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हो तो वो आपको 60 डिग्री मिलता है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अगर आप केबल टावर के ही फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते हो तो वो आपको 45 डिग्री मिलता है। पूरी की पूरी 9.1 में पहला क्वेश्चन हमारे सामने वो वाला आया है जहां पर डिप्रेशन का यूज हो रहा है, तो ढंग से समझिएगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या करना है, टावर की हाइट निकालनी है। सबसे पहले चाहे टावर हो, केबल टावर हो या फिर बिल्डिंग हो, दोनों की दोनों जमीन पे खड़ी होती हैं। तो मैं यहां पर एक ग्राउंड बना दे रहा हूं, ये ग्राउंड है। अच्छा, ग्राउंड पर मैं किधर केबल टावर बनाऊं, किधर बिल्डिंग बनाऊं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप यहां बिल्डिंग बना दो, यहां केबल टावर बना दो, यहां केबल टावर बना दो, यहां बिल्डिंग बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर बिल्डिंग को बनाता हूं। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर की। मैंने यहां पर एक बिल्डिंग को बनाया और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर की। अच्छा, केबल टावर, ऑब्वियस सी बात है केबल टावर बिल्डिंग से बड़ा होगा, क्यों, कैसे पता चला, आप इसकी सेकंड वाली लाइन पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए, मतलब आप बिल्डिंग के टॉप से जब केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां निकलता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, इस तरीके से जब आप देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है वो एंगल आपके पास। इसका मतलब आप बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहे हो, केबल टावर के टॉप की तरफ देख रहे हो, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब जो आपके सामने केबल टावर होगा यहां कहीं पर, वो ऑब्वियस सी बात है कि बिल्डिंग से बड़ा ही होगा। क्यों, क्योंकि तभी आपने जब यहां, ये आपके पास बिल्डिंग है, ये आपके पास बिल्डिंग है और ये आपके पास यहां पर टावर है, क्योंकि जब आपने बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर उस टावर के टॉप पर देखा तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री का आया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, तो ये मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 60 डिग्री का आ गया। कहानी समझ आई भाई? ये आपके पास जमीन है, जमीन होने के बाद यहां पर बिल्डिंग है और यहां पर कहीं टावर है। आप बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर टावर के टॉप पर देख रहे हो, तो देखने के बाद जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। उसके बाद है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, बात तो केबल टावर की हो रही है ना, तो उसी केबल टावर का देखो, ये आपको पता है टॉप है, ये उसका फुट है, तो उसी केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से, तो आपने ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बताया था, आपने ये एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से बताया था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आएगा वो भी बिल्डिंग के टॉप से ही आएगा। तो बिल्डिंग के टॉप से लेकर केबल टावर के फुट तक का, बिल्डिंग के टॉप से लेकर केबल टावर के फुट तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहां पर 45 डिग्री का है। आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन तब आता है जब आप ऐसे नीचे की तरफ देखते हैं,
तो आप जब ऐसे देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो ये वाला एंगल आता है इसको डिप्रेशन कहते हैं, और एलिवेशन में हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये वाला एंगल आता है उसको एलिवेशन कहते हैं। तो ऊपर एलिवेशन, नीचे डिप्रेशन। तो अगर आपका यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 लग रहा था, तो आप जब यहां पर बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर टावर के फुट पे देखते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है जिधर आप देख रहे हो, तो वो वाला एंगल आपको मिलेगा यहां पर 45 डिग्री। गलती से ये वाला एंगल 45, यहां पर 45 इक्वल है, मान लो ये 30 होता तो गलती से यहां मत बना देते। आपका जो एंगल आता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में आता है। कहानी समझ आई? तो ये वाला एंगल आपके पास यहां पर आ गया 45 डिग्री का। अच्छा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहां पर, समझो। जैसे सबसे पहले आपको पता है अगर ये वाली हाइट यहां पर 7 मीटर है तो ऑब्वियस ही बात है रेक्टेंगल बन रहा है तो यहां ये वाली भी हाइट यहां पर 7 मीटर होगी। प्रूफ करके नहीं दिखाना है, सीधा लिख देना है कि ये वाली हाइट 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है। सबके नाम देना शुरू करो, ए, बी, सी, यहां पर डी और यहां पर ई। तो इफ BD इज इक्वल टू 7 मीटर देन BC इज ऑल्सो 7 मीटर। एंड हमें यहां पर ये बेस वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ नहीं पता, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ नहीं पता। नाम दे दो, क्या नाम दो? मान लो यहां पर ये x नाम दिया इसका, तो EB वाली की जो लेंथ होगी वो भी यहां पर x हो जाएगी। अच्छा, ये जो 7 मीटर है वो सिर्फ यहां B से लेकर यहां C तक है। ये जो 7 मीटर है वो यहां B से लेकर यहां C तक है। ऊपर A से लेकर B तक इतनी सी लेंथ क्या है हमें नहीं पता, तो इसका भी नाम दे दो y। अब सबके नाम मैंने यहां पर दे दिए। जो हमारे पास बेस है उस बेस का नाम मैंने x दे दिया, ऑटोमेटिक ये वाली लेंथ भी यहां पर x हो गई। ये बिल्डिंग की हाइट हमें पता थी 7 मीटर, तो ये भी ऑटोमेटिक सिर्फ BC जो है छोटा सा, ये नीचे वाला पोर्शन वो भी 7 मीटर आ गया। ऊपर वाले AB की लेंथ हमें नहीं पता थी, हमने इसका नाम यहां पर y दिया। तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन था जहां पर सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट समझना था पूरे क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। और याद रखिएगा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है। तो ये इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन में निकालना क्या था हमें? क्वेश्चन नंबर 12 में डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है। टावर तो ये पूरा का पूरा है, ए से लेकर सी तक पूरा का पूरा टावर है। तो ए से लेकर सी तक हमें इतना सा पार्ट तो पता है, नीचे वाला पार्ट तो पता है 7, लेकिन ऊपर वाला पार्ट नहीं पता, उसका मैंने नाम दिया हुआ है y। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में y की वैल्यू को निकालूंगा और y की वैल्यू को निकालने के बाद उसमें 7 को प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास पूरी की पूरी हाइट आ जाएगी। क्योंकि सोचो यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी हाइट है, जिसमें सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 7 है, तो इतनी सी लेंथ y है। अब पहले मान लो मैं यहां पर y को निकाल लूंगा, तो y निकालने के बाद मेरे पास जो लेंथ आएगी वो यहां से लेकर यहां तक आएगी, मतलब वो सिर्फ AB की लेंथ आएगी, लेकिन मुझे तो पूरी लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, y को निकालने के बाद उसमें 7 को प्लस कर दूंगा, तो ये पूरी की पूरी लेंथ आ जाएगी। कहानी समझ आई? तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जितने एंगल दिख रहे हैं उन हर एक ट्रायंगल को पकड़ लो। मुझे यहां पर दो एंगल दिख रहे हैं, एक तो 60 डिग्री और एक यहां पर 45 डिग्री। अगर मैं 60 वाले को पकड़ूंगा तो मुझे ये ऊपर वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले 60 डिग्री वाले ट्रायंगल का नाम है ए, बी और ई। तो मैं काम करूंगा इन ट्रायंगल ए, बी और ई, इन ट्रायंगल ए बी ई में। अच्छा, ए बी ई वाले में आपका जो एंगल है 60 डिग्री वो यहां बन रहा है, तो ये 60 के सामने वाली जो साइड होगी ये वाली, वो आपके सामने परपेंडिकुलर होगी। 60 डिग्री यहां बन रहा है तो ये वाली साइड आपके पास बेस होगी,
और क्योंकि 90 यहां बन रहा है दोनों ही केस में, तो ये आपके पास हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनियस का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें तो टावर की हाइट निकालनी है और मैंने बेस का नाम यहां पर एक्स दिया हुआ है। तो मैं उस फंक्शन को पकड़ूंगा जिसके पास परपेंडिकुलर और बेस आता हो। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है tan और कोट फंक्शन के पास, मैं tan फंक्शन को पकड़ूंगा, उसकी ज्यादा आदत होती है। तो tan फंक्शन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अच्छा, यहां पर जो एंगल है थीटा, वो आपका कितना है? 60 डिग्री का। तो ये हो गया यहां पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 के सामने मतलब ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई y, और ये आपके पास बेस होगा, तो बेस की लेंथ आ गई यहां पर x, तो y अपॉन में x आपके पास आ गया। भाई 60 डिग्री वाले केस में ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा और ये नीचे आपके पास यहां पर बेस होगा, तो tan 60 की वैल्यू आ गई y अपॉन में x। अब tan 60 का मतलब क्या होता है? उसकी जो रियल वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और उसका रेशियो आया हमारे पास यहां पर y डिवाइडेड बाय x। √3 के नीचे 1 लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y की 1 में होगी तो y, x की √3 में होगी तो x √3, तो y इज इक्वल टू x √3 आ गया। तो 60 डिग्री वाले एंगल का यूज तो हो गया। अब इस 45 वाले पर आ जाओ। देखो, अगर आप 45 वाले पर आते हो तो आपका जो एंगल है वो यहां से लेकर यहां तक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एंगल है इस बार जो ट्रायंगल है वो आपके पास उल्टा है। किस तरीके का ट्रायंगल है तो समझिएगा। पहले आपका अगर एंगल थीटा यहां बन रहा है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा क्योंकि 90 यहां बन रहा है, तो ये आपके पास ऊपर वाली साइड क्या हो गई? बेस। अगर आपका एंगल यहां बन रहा है तो इस एंगल के सामने वाली साइड आपके पास क्या हो गई? परपेंडिकुलर। इसी एंगल के ऊपर वाली साइड ये क्या हो गई? बेस। और ये वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेनियस। तो देखो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर था और ये बेस था। परपेंडिकुलर मुझे पता है 7, बेस का मैंने नाम दिया है x। तो फिर से बात आ गई परपेंडिकुलर और बेस की, तो मैं फिर से किस फंक्शन को पकड़ूंगा? tan। लेकिन इस बार किस ट्रायंगल में काम कर रहा हूं? तो E, B और यहां पर C। इसका नाम है E, इसका नाम है B, इसका नाम है C। तो मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल E में, B में और C में। तो EBC वाले में फिर से tan फंक्शन को पकड़ूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार थीटा कितना है आपका यहां पर? 45 डिग्री का। तो ये हो गया यहां पर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, इस 45 के सामने परपेंडिकुलर मिलेगा, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? 7, और इसके ऊपर बेस मिलेगा और बेस की लेंथ क्या है यहां पर? x। tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन में x, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x 1 जा x इज इक्वल टू 7 1 जा 7, तो x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। लेकिन हमें x तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था? हमें तो y निकालना था। तो इस x इज इक्वल टू 7 को उठा के यहां पुट कर दो, y आ जाएगा। जैसे देखो, y इज इक्वल टू x दिख गया, तो x की जगह क्या पुट करोगे? 7, और पीछे से क्या लिखा हुआ है? √3, तो y की वैल्यू आ गई यहां पर 7 √3। मतलब इतना सा जो पार्ट है वो आपके पास यहां पर 7 √3 आ गया। हमें तो यहां पर क्या करना है? टावर की हाइट निकालनी है। तो टावर की हाइट में ये वाली लेंथ भी आएगी और ये वाली लेंथ भी आएगी, तो इतनी सी लेंथ है 7 √3 और ये वाली लेंथ है यहां पर 7। तो क्या करो, 7 √3 और 7 को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन क्या दिख रहा है यहां पर? 7, तो 7 कॉमन ले लो, यहां पर बचा √3 प्लस बाद में बचा 1, और यही आपका यहां पर आंसर है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 12 समझ आया आपको? उसके बाद देखिए, बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल,
जो भी पता है, हम लोग यहाँ पर किसी भी चीज की अगर हाइट निकालते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा स्टेशन में वो जो पीले रंग का बोर्ड होता है येलो कलर का, उसके नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, ऐसा कुछ करके। तो हम लोग यहाँ पर अगर किसी भी चीज की हाइट निकालते हैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालते हैं, अपने घर की हाइट निकालते हैं कि भाई वो हमारा कितना है, तो नॉर्मली ना ये लोग हम लोग यहाँ पर सी लेवल से बात करते हैं। तो वैसे ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस। आपके पास ना एक लाइट हाउस है, आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में सॉरी, मूवी वगैरह में वो जो आपके सामने सी होता है समुद्र, उसके बीच में एक व्हाइट रंग का टावर यहाँ पर खड़ा होता है। उस व्हाइट रंग के टावर में आप लोगों को देखा होगा रेड कलर की लाइट जलती रहती है और वो ऐसे दूर दूर तक लाइट दिखती रहती है, मतलब वो उसको लाइट हाउस कहते हैं। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। आपके पास दो जहाज है, दो शिप है, उन शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जो एक शिप है मतलब एक जहाज दूसरे के बिल्कुल पीछे है, बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड में, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब कहानी समझना, मान लो मैंने यहां पर ये सील बनाया, ये यहां पर समुद्र का पानी है, इस तरीके से मैंने यहां पर कुछ बनाया। अच्छा, यहां पर मैं काम करता हूं, लाइट हाउस को बना देता हूं। यहां पर मैंने ये काम करा, इस लाइट हाउस को बना दिया। अब लाइट हाउस की हाइट कितनी है, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। मतलब आपके पास ये जो लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस की हाइट कितनी है यहां पर 75 मीटर। कितनी हाइट है यहां पर 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, आपके पास दो जहाज हैं, समझना। अगर ये यहां पर लाइट हाउस है तो इस लाइट हाउस के, आप देख सकते हैं इस लाइट हाउस के दोनों तरफ, मतलब एक तरफ, सॉरी मैसेज आ रहा है, सॉरी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। किस चीज का एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपके पास दो शिप है, उन दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लीजिए यहां पर जो फर्स्ट वाली शिप है वो इधर है और सेकंड वाली शिप बिल्कुल इसके पीछे है, बिहाइंड द फर्स्ट। जो भी आपके सामने फर्स्ट वाली शिप है उसके बिल्कुल पीछे, ये सेकंड लाइन के लास्ट में लिखा भी हुआ है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस था, तो लाइट हाउस के आपको सेम साइड रहना है, या तो आप इधर रहो या तो आप उसके उधर रहो। ऐसा नहीं करना कि एक जहाज इधर बना दो और एक जहाज उधर बना दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। उसने लिखा हुआ है सेम साइड, तो सेम साइड होने का मतलब या तो आप इधर ही रहेंगे या तो आप उधर ही रहेंगे। ऐसा नहीं करना कि एक उधर और एक इधर। तो इन दोनों के दोनों शिप का, मान लो ये यहां पर आपके सामने शिप फर्स्ट है और ये मान लो यहां पर आपके सामने शिप सेकंड है, तो इन दोनों के दोनों शिप का जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आप ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ देखते हो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए या एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ भी आ जाता, बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो आप कहां से डिप्रेशन बना रहे हो, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। आप लाइट हाउस के टॉप पर खड़े हो और आप लाइट हाउस के टॉप से खड़े होकर शिप फर्स्ट की तरफ भी देख रहे हो और शिप सेकंड की तरफ भी देख रहे हो। तो यहां पर देखते वक्त आपकी आंखों से जो भी एंगल बना है उसका डेटा हमें दिया हुआ है। तो आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, मतलब डिप्रेशन बन रहा है, और डिप्रेशन बनाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनानी पड़ेगी। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दे रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आप यहां पर खड़े होकर एक बार तो शिप फर्स्ट की तरफ देख रहे हो और यहां पर खड़े होकर एक बार शिप सेकंड की तरफ देख रहे हो। ये आपको समझ आया? तो आपके सामने ये डेटा यहां पर बन रहा है। अब समझिएगा, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री और 45 डिग्री था।
तो अब आपके पास ऑप्शन आता है कि यहां 30 लो, यहां 45 लो, या फिर यहां 30 लो, या फिर यहां 45 लो। तो देखो आपके पास दो एंगल है, एक तो 30 डिग्री का है और एक यहां पर 45 डिग्री का है। तो 30 डिग्री वाला एंगल कम है, और मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि भाई आप किसी ऑब्जेक्ट से जितना दूर जाते हैं आपका एंगल उतना कम हो जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के आप जितना पास आते हैं एंगल उतना ज्यादा हो जाता है, जितनी दूर जाते हैं एंगल उतना कम हो जाता है। तो आप देखिए ये आपके पास लाइट हाउस है, ये आपके पास यहां पर लाइट हाउस है। तो इस लाइट हाउस से पास में शिप फर्स्ट है और दूर शिप सेकंड है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि शिप सेकंड का एंगल कम होगा और शिप फर्स्ट का एंगल यहां पर ज्यादा होगा। तो शिप सेकंड का एंगल कम होगा, तो थोड़ा सा सोचो 30 डिग्री और 45 डिग्री में कम किसके पास एंगल है? एंगल कम किसका है? 30 डिग्री का। तो यहां पर आपके पास रिजल्ट आ गया 30 डिग्री। उसके बाद आपके पास 45 डिग्री वाला एंगल बड़ा है, इसका मतलब 45 एंगल उसके पास बन रहा होगा जो लाइट हाउस के पास में होगा। तो लाइट हाउस के पास में कौन सी जहाज है? फर्स्ट नंबर की। तो यहां पर आपका एंगल कितना होगा? 45 डिग्री का। कहानी समझ आई? निकालना क्या था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका मतलब शिप फर्स्ट यहां पर है, शिप सेकंड यहां पर है, तो आपको ये वाली लेंथ यहां पर निकालनी है। अच्छा समझना, हमें इस लाइट हाउस की हाइट तो पता है, लेकिन लाइट हाउस से शिप फर्स्ट कितनी दूर पर है ये नहीं पता, और शिप फर्स्ट से शिप सेकंड कितनी दूर है ये भी नहीं पता। तो नहीं पता तो नाम दे दो। आप ये लेट कर लो कि द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप फर्स्ट इज x मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप फर्स्ट एंड शिप सेकंड इज y मीटर। क्लियर है यहां पर आपका? उसके बाद अब आपको यहां पर हर उन ट्रायंगल को पकड़ना है जिनके पास एंगल दिख रहा है। तो पहले नाम दे दो जल्दी जल्दी, ए, बी, इसका सी और इसका यहां पर डी। तो देखो सबसे पहले एक एंगल तो आपको 45 डिग्री का दिख रहा है और अनदर एंगल आपको यहां पर 30 डिग्री का दिख रहा है। तो अगर आपको 45 डिग्री वाला एंगल दिख रहा है तो इसके ट्रायंगल को पकड़ो, किस ट्रायंगल के अंदर है वो। तो ध्यान से देखो 45 वाला यहां पर ये बन रहा है इस तरीके का, इस तरीके का। क्या नाम है यहां पर इस वाले ट्रायंगल का? ए, बी और सी। तो ये आ जाएगा यहां पर इन ट्रायंगल ए, बी और सी, इन ट्रायंगल ए, बी और सी। तो इस एबीसी वाले ट्रायंगल में यहां पर ध्यान से देखो 45 डिग्री अगर यहां बन रहा है तो आपको पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और उसके नीचे वाला यहां पर बेस होता है और ये वाली लाइन आपके पास हाइपोटेनियस होती है। तो आपको एंगल पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, आपको यहां पर बेस पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फंक्शन के पास होता है? tan फंक्शन के पास। तो मैं इन ट्रायंगल एबीसी में tan फंक्शन को पकड़ूंगा और उसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट को नहीं ले रहा, कोट की आदत नहीं होती, tan की आदत होती है, इसको पकड़ लिया। अब थीटा कितना है यहां पर? 45 डिग्री का। तो ये हो गया यहां पर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 75 और जो बेस है वो आपका यहां से लेकर यहां तक है। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो बेस होता है बेटा वो पॉइंट से लेकर उस लाइट हाउस तक की डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब उस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस आती है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x। तो मैंने इसका नाम दिया x। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 75 और डिवाइडेड बाय x। 1 इज इक्वल टू 75 और डिवाइडेड बाय x। इसके नीचे क्या लिखा है? 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x बन जा x, 75 बन जा 75, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई यहां पर 75। कितनी आ गई x की वैल्यू यहां पर? 75। अब उसके बाद 45 वाले एंगल का काम हो गया, तो 30 डिग्री वाले एंगल को पकड़ो। जैसे ध्यान से देखना 30 डिग्री वाला एंगल किस ट्रायंगल में है? तो ए, बी
और उसके बाद यहां पर डी। तो इस बार मैं काम करूंगा इन ट्रायंगल ए बी और डी में। एबीडी वाले में सोचो, अगर यहां पर आपका 30 बन रहा है तो 30 के सामने मतलब ये वाली साइड, ये मत समझ लेना, 30 के सामने ये वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर है। और क्योंकि 30 यहां बन रहा है और ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, मतलब परपेंडिकुलर ये है, तो पॉइंट से परपेंडिकुलर तक की पूरी लेंथ आपके पास बेस है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये पूरा का पूरा आपके पास यहां पर बेस है। तो फिर से आपके पास परपेंडिकुलर बेस आ गया, तो फिर से tan फंक्शन को पकड़ो। तो tan फंक्शन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आपके पास थीटा कितना है यहां पर 30 डिग्री का, तो ये आ गया यहां पर tan ऑफ 30, क्योंकि एंगल में आप थीटा की जगह 30 पुट करेंगे। तो tan 30 इज इक्वल टू, इस 30 के सामने ये परपेंडिकुलर है 75, 30 के सामने परपेंडिकुलर 75। अच्छा, बेस आपके पास सिर्फ y नहीं है और सिर्फ x नहीं है, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा आपके पास बेस है। और यहां से लेकर यहां तक आने पर आपको दो चीजें मिली, एक तो y और एक x। तो आपके पास बेस आ गया यहां पर y प्लस एक्स। क्लियर है? अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 75 और डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस एक्स की 1 में करोगे y प्लस एक्स, और 75 की रूट 3 में करोगे तो 75 अंडर रूट 3। ये आपके पास अनदर इक्वेशन आ गई। अब पहली इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 75, तो x इज इक्वल टू 75 को उठा के यहां पुट कर दो, क्योंकि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस। और दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस तो y है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो x इज इक्वल टू 75 को उठा के यहां पुट कर दो, तो ये हो गया y प्लस x की जगह आ जाएगा 75 और इज इक्वल टू 75 रूट 3। अच्छा, प्लस का 75 उधर जाके माइनस, तो 75 रूट 3 और माइनस का 75 कॉमन ले लो, आपके पास आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1। तो 75 रूट 3 माइनस 1 इज द डिस्टेंस बिटवीन शिप फर्स्ट एंड शिप सेकेंड। तो क्या क्वेश्चन नंबर 13 की कहानी समझ आई? उसके बाद देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ए 1.2 मीटर टैल गर्ल, आपके पास टॉल गर्ल मतलब एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, स्पॉट्स ए बलून, वो क्या करती है, एक बलून को स्पॉट करती है, मतलब उसको देखती है किसी पॉइंट पर, मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या कर रहा है, हवा के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन में फ्लो हो रहा है, एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, वो बलून जो है ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 88.2 मीटर की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अगर आप क्या करते हैं, उस बलून का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं उसकी आंखों से एट एनी इंस्टेंट, मतलब उस पॉइंट पर, तो वो 60 डिग्री मिलता है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ समय बाद 30 डिग्री पर हो गया, कम हो गया। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो उस इंटरवल के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो निकालना है। कहानी समझना, मान लो ये यहां पर एक जमीन है, ये यहां पर एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर यहां पर एक लड़की खड़ी हुई है, इस ग्राउंड पे यहां पर एक लड़की खड़ी हुई है, और इस लड़की की जो हाइट है वो यहां पर 1.2 मीटर है। लड़की की हाइट कितनी है, यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है, 1.2 मीटर की है। अब आपको पता है जब लड़की देखती है तो वो अपनी आंखों से देखेगी, मतलब कोई भी पर्सन अगर देखता है तो वो अपनी आंखों से देखेगा। तो उसने लिखा भी हुआ है कि आपके पास ना एक बलून है, बलून ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, उस लड़की की आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह बन रहा है। तो पहले मैंने क्या करा,
क्वेश्चन में मुझे ये समझ आया कि जमीन होगी, जमीन पर एक लड़की खड़ी होगी, लड़की की हाइट यहां पर 1.2 मीटर है। अब मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर ना एक बलून है, एक गुब्बारा है। तो इस बलून में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस बलून के लिए, तो आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह ये सब चीजें बनाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से बन रहा था, तो आंखों के सामने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो और ऊपर आपका एक बलून उड़ रहा है। तो देखेगी तो वो ऐसे, क्योंकि वो यहां खड़ी है, बलून वहां उड़ रहा है, लेकिन वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल आपका एलिवेशन आ जाएगा। तो मैं काम करता हूं, अच्छा ये यहां पर इस चीज को हम लोग मान के चलते हैं कि उसकी आंख और उसका सर एक है, वरना किसी के मन में ये ना आ जाए कि सर उसका थोड़ा सा माथा भी तो होगा, ये मतलब इसको क्या बोलते हैं ये मेरे को नहीं पता, तो इसका थोड़ा सा ये भी तो होगा, तो इसको क्या करेंगे। नहीं बेटा, वो उसकी आंख ना, मतलब अगर सामने वाला ये कह रहा है कि लड़की की हाइट 1.2 है, इसका मतलब उसकी आंखों से ही बात कर रहा है। तो इसकी आंखों के सामने से यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी मैंने इस तरीके से। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस बलून के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कितना है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 60 डिग्री। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 60 डिग्री। अब क्योंकि हवा चल रही है और हवा चल रही है तो वाइंड ना बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ चला गया, और आगे की तरफ जाने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होकर 30 डिग्री हो गया, रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो गया। अब समझना, लड़की यहां से देख रही है, लड़की तो हिल नहीं रही है, वो गर्ल तो हिल नहीं रही है, बलून हिल रहा है। तो कंडीशन है कि बलून इधर गया होगा या बलून उधर गया होगा। और आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से जितना दूर जाता है उसका रिजल्टेंट जो एंगल होता है वो उतना ही कम हो जाता है। तो एंगल अगर कम होकर 30 डिग्री पर हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो बलून इस लड़की से और दूर गया होगा, क्योंकि वो जितना दूर जाता चला जाएगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होता चला जाएगा। तो मैं यहां पर मानता हूं कि बलून उड़ने के बाद कुछ समय बाद यहां पहुंच गया, और यहां पर पहुंचने के बाद जब इस लड़की ने दोबारा उस बलून को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। अच्छा, बलून बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, उसकी हाइट में चेंज नहीं हो रहा। अगर पहले उसकी हाइट जमीन से 88.2 थी, पहले उसकी हाइट जमीन से 88.2 थी, तो अभी भी उसकी हाइट यहां पर कितनी है 88.2 है, उसमें कोई चेंज यहां पर नहीं हुआ। तो ये आपका यहां पर डायग्राम है। मैं एक बार डायग्राम आपको दोबारा समझाता हूं, समझिएगा। मान लीजिए यहां पर ये एक जमीन है, यहां पर ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे यहां पर एक लड़की खड़ी हुई है, लड़की की हाइट 1.2 मीटर है। उसने यहां पर बलून को देखा, और बलून को देखने के बाद जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 60 डिग्री का बना। कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कम होकर 30 डिग्री हो गया, तो कम होने का मतलब बलून और दूर चला गया लड़की से। तो मान लीजिए मैंने लाइट करा कि बलून अब यहां पहुंच चुका है, और यहां पहुंचने के बाद लड़की की आंखों से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री हो गया। जो बलून की हाइट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी बलून की हाइट 88.2 थी और अभी भी बलून की हाइट यहां पर 88.2 है। ये आपके पास कहानी थी, इसकी हाइट में यहां पर कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको समझ आ गया। अब डायग्राम समझ आ गया तो उसके लिए क्वेश्चन को करना होगा, और क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करने के लिए पहले नाम दे दो सबका, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सबके नाम यहां पर दे दिए, कोई पॉइंट नहीं बचा, जी एच आई सबके नाम यहां पर दे दिए, कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बचा। अब समझिएगा, लड़की का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है लड़की की आंखों से, वो यहां से बन रहा है, इसके टॉप से, उसका सर से बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो लड़की की हाइट है वो हमारे लिए बेकार है, उसका तो हम लोग कोई यूज नहीं करेंगे। आपके पास देखो, लड़की यहां से देख रही है तो एंगल जो है वो यहां से बन रहा है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन का काम कर रहा है, ये वाली लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन का काम कर रही है।
क्योंकि जो लड़की की आंख है वो यहां कहीं होगी और इससे ऊपर की तरफ ही आपका एंगल बन रहा है। इसका मतलब इससे नीचे वाली हाइट तो आपकी किसी काम की नहीं है। क्वेश्चन में निकालना क्या था कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अभी बलून यहां है, कुछ समय बाद यहां पहुंच गया, तो ये वाली डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। ये वाली डिस्टेंस बताने का मतलब ये बताओ, उसका मतलब ये बताओ, एक ही बात है। बलून अभी यहां पर था, कुछ समय बाद यहां पहुंच गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो बताना है। तो ये हमें बताना है, या फिर ये बताना है, या फिर ये बताना है। तीनों एक ही चीज है। लेकिन कहानी में मैं आपको ये बता रहा हूं कि लड़की का जो आंख है वो यहां कहीं है ऊपर, और इसी से ऊपर आपका एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब उसकी जो लड़की की हाइट है नीचे वाली, इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारे पास किसी काम का नहीं है। आपके पास ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो ये 88.2 बलून की हाइट है वो ग्राउंड से है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली मतलब जो गर्ल की डिस्टेंस है 1.2 मीटर, वो हमारे पास किसी काम की नहीं है। क्योंकि हमारे पास आगे चल के जब भी परपेंडिकुलर वगैरह आएगा, तो परपेंडिकुलर तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो बेस होगा, बेस के ऊपर की तरफ मिलता है ना, जमीन के अंदर थोड़ी ना परपेंडिकुलर है। मेरी हाइट मेजर करने जाओगे तो ग्राउंड से लेकर मेरे सर तक यहां तक मेजर करोगे ना, तो नीचे थोड़ी ना आ जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन आपके किसी काम का नहीं है। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि समझना, ये वाली पूरी की पूरी लेंथ, बलून की लेंथ ग्राउंड से अगर 88.2 है, तो सोचो ये नीचे वाले 1.2 हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो 1.2 को माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे जो कल को हाइट लेनी होगी वो तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक लेना है, या फिर यहां से लेकर यहां तक लेना है। ये नीचे वाली हाइट तो किसी काम की नहीं होगी। तो 88.2 में से जब 1.2 माइनस करोगे तो आपके पास 87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 87 आ जाएगा। इसका मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऊपर की डिस्टेंस है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो यहां बलून तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? 87। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब यहां इस वाले पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 87 है। तो अगर हमें कहीं परपेंडिकुलर दिखा, तो परपेंडिकुलर दिखने के बाद हम उसकी लेंथ को 88.2 नहीं लेंगे, क्योंकि 88.2 तो ग्राउंड से था। परपेंडिकुलर हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की जो लेंथ है वो कितनी बची? 87। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आया होगा। अब समझिए, हम यहां पर हर उस ट्रायंगल को पकड़ेंगे जहां हमें एंगल दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मुझे यहां 60 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो इस 60 डिग्री वाले एंगल का नाम क्या है? मतलब उस ट्रायंगल को पकड़ो। जैसे देखो 60 डिग्री बन रहा है आपका यहां पे, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ, ये वाला जो आपके पास ट्रायंगल बनेगा ये 60 डिग्री वाला बनेगा। 30 बन रहा है यहां पे, तो जो ये वाला आपके पास ट्रायंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, ये वाला, और ये ऊपर वाला 60 डिग्री का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल। 60 वाले का नाम बताओ? ए एफ एच। तो इन ट्रायंगल ए एफ एच में फिर से आपको अगर 60 डिग्री एंगल पता है, 60 के सामने आपको यहां पर परपेंडिकुलर पता है। अच्छा, ये वाला बेस मुझे नहीं पता, लड़की से लेकर बलून के नीचे जो यहां तक का पोर्शन है वो मुझे नहीं पता, इस बलून से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है वो भी मुझे नहीं पता। अब करने को मैं एच एफ कह दूंगा, एफ सी कह दूंगा, लेकिन छोटे छोटे नाम दे दो। लेट से यहां यहां तक की लेंथ एक्स है और यहां से यहां तक की लेंथ वाई है, क्योंकि एच एफ और एफ सी लिखने से अच्छा एक्स और वाई छोटा छोटा लिख दो, इनकी आदत भी होती है। तो अगर मैं 60 डिग्री वाले एंगल को पकड़ूंगा तो 60 डिग्री के सामने मुझे यहां परपेंडिकुलर मिलेगा और इसके नीचे यहां पर बेस मिलेगा। तो ये हो गया यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों? क्योंकि आपको एंगल पता था, एंगल के सामने परपेंडिकुलर पता था और परपेंडिकुलर के नीचे बेस पता था। तो कौन सा फंक्शन था जिसके पास p और b आता है, परपेंडिकुलर और बेस? tan फंक्शन। तो tan थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कितना है यहां पर आपका? 60 डिग्री।
तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है 87, 87 अपॉन में बेस कितना है, यहां से लेकर यहां तक की बेस कितना है x, तो ये आ जाएगा आपके पास x। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 87 डिवाइडेड बाय x। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 की x में करोगे तो √3x आ जाएगा और इज इक्वल टू 87 आ गया। क्योंकि हमें x निकालना होगा कल को, तो √3 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाओ तो x की वैल्यू आ गई यहां पर 87 डिवाइडेड बाय √3। अब आपको पता है नीचे अंडर रूट नहीं आता, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे रेशनलाइज करेंगे √3 से। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई ऊपर की तरफ 87 और √3, ऊपर की तरफ 87 और √3, और नीचे की तरफ √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो 3 आ जाएगा। अब 87 को जब 3 से उड़ाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, आई थिंक 29 बचेगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो आपके पास 29 बचेगा। तो x की वैल्यू आ गई यहां पर 29 √3, x की वैल्यू आ गई 29 √3, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आ गई 29 √3। अब अगली बार इस 30 डिग्री वाले को पकड़ लो। 30 डिग्री वाले को जब पकड़ोगे तो इस डायग्राम को रफ करता हूं। चलिए, जब 30 डिग्री वाले को पकड़ोगे तो कौन सा ट्रायंगल आएगा, बी सी और एच। ध्यान से देखिए 30 डिग्री वाले की लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली, ये लाइन 30 डिग्री वाले की है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहां से लेकर एंगल तो यहां बन रहा है, तो ये पूरी की पूरी लेंथ बेस हो जाएगी और ये वाली लेंथ आपके पास हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो एंगल पता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर पता है और बेस का मैंने नाम दिया हुआ है, तो फिर से tan फंक्शन को पकड़ने वाला हूं। ट्रायंगल का नाम था बी सी और एच, तो मैं बात करूंगा यहां पर इन ट्रायंगल बी सी और एच में, तो बी सी एच में फिर से tan फंक्शन का यूज होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। चलिए, अब थीटा कितना है आपका यहां पर 30 डिग्री का, तो ये हो गया tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। सोचो अगर 30 यहां पर है तो 30 के सामने सिर्फ इतना सा नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हमें परपेंडिकुलर यहां वाला मिलेगा 87। तो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 87, और जो बेस है, बेस आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा मिलेगा। तो बेस के लिए इतनी सी लेंथ x है और इतनी सी लेंथ y है, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी की पूरी लेंथ आपके पास बेस का काम करेगी, क्योंकि बेस तो आपको पॉइंट से लेकर परपेंडिकुलर के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको बेस कहते हैं। तो यहां पर x और यहां पर y, तो टोटल हो गया आपके पास x प्लस वाई। अच्छा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 87 और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई की 1 में करोगे तो x प्लस वाई, 87 की √3 में करोगे तो 87√3। आपको निकालना क्या था, आपको इंटरवल निकालना था, टाइम निकालना था, सॉरी डिस्टेंस निकालना था यहां से लेकर यहां तक के बीच का। तो इसका मतलब y निकालना है। y तब निकलेगा जब आप x की वैल्यू उठा के यहां पुट करोगे, तो x की वैल्यू क्या है 29√3, उठा के यहां पुट कर दो, तो 29√3 प्लस का y इज इक्वल टू 87√3। अब प्लस का 29√3 उस तरफ जाके माइनस, तो y इज इक्वल टू 87√3 और माइनस का 29√3 हो जाएगा। अब 87√3 में से 29√3 माइनस करो तो 17 में से 9 गया तो 8, यहां 7 में से 2 गया तो 5, तो 58√3 आपके पास यहां पर लेंथ आ गई। किसके बीच की लेंथ आ गई, जो बलून पहले यहां था, आफ्टर सम टाइम यहां पहुंच गया, उसके बीच की लेंथ कितनी आ गई 58√3। तो क्या क्वेश्चन नंबर 14 समझ आया।